हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर ओन एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म क्या है आप सबने अच्छे से देखा हुआ है। आपको पता है कि जब हम व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो बेसिकली वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, जिसको कि हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम प्रिज्म फार्मूला डिराइव करेंगे, क्या होता है प्रिज्म फार्मूला और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। लेकिन उससे भी पहले एक और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग होने से क्या मतलब है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए इन जनरल हमने एक चीज स्टडी की है। हमें पढ़ाया जाता है कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब बेटा अपने को यूं पता है, तो जब हम किसी रूम के अंदर अगर बैठे हैं, उस रूम के अंदर अगर मैंने सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी और सन रेज उस रूम के अंदर डायरेक्ट नहीं आ रही है, फिर भी आप देखोगे कि उस रूम के अंदर कंप्लीटली डार्क नहीं है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमने स्टडी किया है रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और वहां डायरेक्ट रेज भी नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी वहां पे लाइट किस वजह से है। चलो इसका आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे चारों तरफ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे। और हमें पता है कि हम एटमॉस्फेयर के मोस्टली डेंस एरिया के अंदर हम बैठे हैं, जहां पे हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि सबसे ज्यादा एयर की डेंसिटी यहीं पे है। अब क्या होता है कि लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो बेसिकली लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। ठीक है, अब ये मैंने वर्ड यूज किया है स्कैटर। इस स्कैटर का ही मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी लाइट जो है, ये मान लो एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ को मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। अब ये लाइट यहां आने के बाद किसी स्कैटरर के ऊपर फॉल करती है। ये मान लो एक स्कैटरर मान लिया, जो स्कैटर करेगा कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है मे बी। ठीक है, अब इस स्कैटरर को हमने क्या किया, इस स्कैटर के ऊपर जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो ये स्कैटर लाइट को स्कैटर करेगा, यानी स्प्लिट अप करेगा। अब स्प्लिट अप किस तरीके से करेगा और क्यों करेगा, इसके लिए एक सबसे मेन रीजन रहेगा कि जो स्कैटरर है उसका साइज मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। और कंडीशन ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको मैंने कहा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का स्प्लिट अप होना जब किसी पार्टिकल के ऊपर लाइट फॉल करती है। और कंडीशन क्या है कि जो साइज ऑफ स्कैटरर है, साइज ऑफ स्कैटरर यानी एक्स मस्ट बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी लैम्डा यहां पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है बेटा। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जैसे ही लाइट इस स्कैटर के ऊपर फॉल करेगी, ये स्कैटर क्या करेगा, लाइट को स्प्लिट अप कर देगा। ये लाइट को स्प्लिट अप कर दिया इसने, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके बाद आता है इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, इसके बिहाफ पे अपने को बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को समझने की जरूरत पड़ती है इसकी हेल्प से। सबसे पहले देखिए, रेले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया। बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। सो इंटेंसिटी जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ है, और हमने क्या पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी है
किसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, किस कलर की, मतलब कहने का वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बाकी अदर कलर, हम कहें वायलेट सबसे लीस्ट वेवलेंथ रखता है। तो जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग यानी रेड कलर की इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लीस्ट होगी एज कंपेयर टू अदर कलर्स। सो हम जनरली देखते हैं कि रेड कलर हमें दूर से ही नजर आ जाता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। ठीक है, अब रेड कलर की इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे कम है क्योंकि इसके वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और हमने एक फॉर्मूला यहां पे डिस्कस किया है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। अब ये आपको क्लियर हो गया, तो इन्हीं के बिहाफ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल डेंजर सिग्नल आर ऑफ रेड कलर। हमें पढ़ाया जाता है कि डेंजर सिग्नल हमेशा ही रेड कलर के होते हैं। भाई होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। अब कम होगी तो वो दूर से ही नजर आएगा। आपको पता है जितने भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की जो डिपर होती हैं या फिर जो लाइट्स होती हैं वो रेड कलर की हम कोशिश करते हैं रहे, क्योंकि रेड कलर या फिर येलो कलर जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, जो दूर से ही नजर आता है। स्कैटरिंग सबसे कम रेड कलर की होती है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इसी के बिहाफ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सनसेट और सनराइज के टाइम पे भी हमने नोटिस किया कि हमारा जो स्काई है वो रेडिश कलर का होता है। अब होता क्या है कि इसको आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, ये मान लो अर्थ सरफेस है और ये है इसका एटमॉस्फेयर, ये है इसका एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है। अब दिन के टाइम में लाइट आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल लाइट को अपना ये वाला रीजन क्रॉस करना पड़ा वर्टिकली। सबसे कम जो डिस्टेंस लाइट को कवर करना पड़ा वर्टिकली जब आ रही है, तो जनरली दिन के टाइम में बिल्कुल व्हाइट लाइट आपको नजर आएगी। लेकिन जब इवनिंग के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे लाइट जो है सन से ऐसे आ रही है हमारे पास, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टली लाइट को। अब लाइट जब एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लाइट है या मैक्सिमम कलर्स ऑफ द लाइट गेट स्कैटर्ड। अब सिर्फ और सिर्फ रेड कलर मोस्टली हमें ऑब्जर्व होता है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, लीस्ट होती है। इसीलिए इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में हमें सन कैसा दिखता है, रेडिश कलर का दिखता है, स्काई भी रेडिश कलर का नजर आता है। बाकी ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, ये एटमॉस्फेयर के चलते ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। बाकी ये मत समझना कि स्काई ब्लू कलर का होता है या रेडिश कलर का होता है। जब आप स्पेस में जाओगे या फिर हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं तो हमें स्पेस बिल्कुल डार्क ब्लैक नजर आता है। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन का क्या मतलब है। अगर हम इस फिगर पे जाएं, इस फिगर पे हम जाएं तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक प्रिज्म, और इसमें एक व्हाइट लाइट नजर आ रही है। ठीक है, ये व्हाइट लाइट यहां से जा रही है और जैसे इस प्रिज्म को पास करती है ये 7 डिस्टिंक्ट कलर में स्प्लिट अप हो रही है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसके लिए ये वाली लाइट जो है, ये व्हाइट लाइट नजर आ रही है, ये ही लाइट होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर लाइट नहीं होनी चाहिए। उसका स्प्लिट अप क्या करोगे, वो ऑलरेडी सिंगल कलर है। ये व्हाइट लाइट है, इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विबग्योर से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म को एंटर करती है, प्रिज्म क्या करेगा, व्हाइट कलर के अंदर प्रेजेंट जो 7 कलर्स हैं, अलग अलग कलर हैं, उन अलग अलग कलर के लिए ये प्रिज्म अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। और हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन के अंदर कि बेसिकली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट का बेंडिंग उस मीडियम में उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब अलग अलग कलर की लाइट जैसे ही इसको एंटर करेगी, जिस लाइट के लिए प्रिज्म ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है
वो उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा, और जिसका बेंडिंग सबसे कम नजर आ रहा है, जैसे आप रेड देख रहे हो तो रेड टॉप में हमें मिल रहा है, उसका बेंडिंग सबसे लीस्ट हुआ है, कम हुआ है। उसके पीछे रीजन सीधी सी बात यह है कि इस प्रिज्म ने उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम शो किया है। सो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर का कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है। यहां पे वायलेट और इंडिगो कलर ऑलमोस्ट नजर नहीं आ रहे हैं इस प्रिज्म के अंदर भी, आप देख रहे हो, क्योंकि उसकी अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, ये तो था हमारा डिस्पर्जन के बारे में जनरल, जो अपने को पता है डिस्पर्जन क्या होता है। अब डिस्पर्जन के रीजन की अगर हम बात करें, क्यों ये ऐसा होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, तो एक फेमस मैथमेटिशियन और फिजिस्ट भी हैं, कॉचीज फॉर्मूला। कॉची को हम बहुत जगह पढ़ेंगे, कॉचीज फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। कॉचीज फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो सीधे सीधे, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन स्क्वायर ऑफ लैम्डा। उन्होंने प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पे a और b उनके कोई कांस्टेंट्स, a एंड b क्या है, कांस्टेंट्स है, और लैम्डा यहां पे वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा यहां पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब ये चीज अगर अपने को क्लियर है तो हमें एक बात समझ में आई, वो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। अब इसमें आपको एक चीज और पता चला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। हमें पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लीस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर कलर। तो ये अपने को समझ आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर के लिए प्रिज्म सबसे कम शो करता है, इसीलिए रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम होती है। तो ये है जनरल डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, जो 7 डिस्टिंक्ट कलर्स मिलते हैं हमें प्रिज्म से पास होने के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से हमारा मतलब है the arrangement of 7 distinct colors of white light after passing through the prism according to their increasing or decreasing order of their wavelength of frequency। चलो ये बात तो हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं प्रिज्म फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रिज्म फार्मूला हमारे लिए रहेगा। पहले तो हम प्रिज्म फार्मूला होता क्या है उस पर ही बात कर लेते हैं। प्रिज्म फार्मूला एक्चुअल में प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए निकाला गया। ठीक है, प्रिज्म फार्मूला किसके लिए निकाला हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए, और इसका फॉर्मूला होता कितना है वो भी हम लिख लेते हैं। प्रिज्म फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला बेटा। अब बात आती है ये डेल एम क्या है, ए क्या है। तो अगर कोई भी प्रिज्म है मेरे पास, मान लो ये एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल है, ये इंसिडेंट रे जो भी होगी इस नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए बेंट अवे फ्रॉम द बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहां आने के बाद आपने एक और नॉर्मल बनाया बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको आप बोलते हो एमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है। अब बेंडिंग कितना हुआ है लाइट का उसको हम समझते हैं। अगर ये लाइट एक्चुअल में, अगर ये लाइट हमें यूं पता है कि अगर बेंडिंग नहीं होती तो ये कुछ ऐसे जाती, और ये लाइट मानो कहां से आ रही हो, यहां से।
अब जो इंसिडेंट रे है और एमर्जेंट रे है, इनके बीच का ही एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो फॉर्मूले में मैंने डेल जो लिखा है वो मिनिमम जब होगा, सबसे कम जब बनेगा, उसको हमने डेल एम कंडीशन ली है। ए प्रिज्म एंगल है और बाकी सारी टर्म्स आपको पता है, स्नेल्स लॉ है। सो ये फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। किस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं देखो, इसके लिए मैंने एक फिगर बनाना है, ऐसे ही कुछ फिगर बनाऊंगा, इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, और ये कोई इंसिडेंट रे है, ये कोई इंसिडेंट रे है। आफ्टर बेंडिंग ये ऐसे चली गई, यहां पे भी इसका फिर बेंडिंग हुआ और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे ही डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल यहां पे आ रहा है, एक नॉर्मल यहां पे भी बनाना पड़ेगा आपको, ये नॉर्मल बन गया, एक नॉर्मल ये है। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात, इस पॉइंट को मैंने O से रिप्रेजेंट कर दिया और ये है प्रिज्म एंगल यानी A, ये है प्रिज्म एंगल A। इसको आपने N1 और इसको आपने N2 रिप्रेजेंट किया, नॉर्मल है ये हमारे, और ये एमर्जेंट एंगल E, ये एमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे, ये एंगल I। अब एक्चुअल में एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बनेगा, ये रे अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती, और ये एमर्जेंट रे यहां से आ रही है जैसे। अब इसके हिसाब किताब से ये वाला एंगल हमारा क्या बन रहा है, डेल बन रहा है। इसको आप अपनी मर्जी से एक्स नाम दे दो कोई, और इस एंगल को आपने नाम दे दिया, ये है हमारा R1, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये है एंगल R2 बेटा, R1 और R2। इतना आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर को समझ लोगे तो डेरिवेशन समझ आएगा। फिजिक्स इसमें जो थी वो मैंने आपको डिस्पर्जन के बारे में समझा दिया। अब सिंपली यहां पे अपने को मैथ्स पढ़ना है, ज्योमेट्री आपने किया है, ज्योमेट्री चलेगा सारा। इसको मैंने बोल दिया कि भाई ये है हमारा एन पॉइंट और ये है एम पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस फिगर से ही, फ्रॉम फिगर, और फिगर के अंदर इन ट्रायंगल आपने चूज कर लिया एक्स एन एम, एक्स एन एम, और इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल बनता है हमारा डेल। ठीक है, ये जो एंगल मैं बात कर रहा हूं इसको ध्यान से देखना है, कौन से एंगल की यहां पे बात हो रही है, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है डेल। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, डेल इक्वल्स टू, डेल इक्वल्स टू, अब ये एंगल मुझे पता नहीं है, इसका इंटीरियर एंगल, इसको मैंने एंगल 1 कह दिया और ये एंगल 2 कह दिया, तो आप इसको लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है। एंगल 1 किसके बराबर है, अगर आप यहां पे नजर डालो तो आई किसके इक्वल है, देखो बेटा आई एंगल 1 प्लस एंगल R1 के बराबर है, और इसी तरीके से एंगल E जो है एमर्जेंट एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल R2 के बराबर है। क्लियर है, तो मुझे एंगल 1 कितना मिल रहा है, यहां पे मैंने पुट कर लिया, डेल इज इक्वल्स टू एंगल 1 है I माइनस ऑफ R1, प्लस बनेगा यहां पे E माइनस R2, एंगल 1 और 2 की टर्म में मैंने इसको ऐसे सोल्व कर लिया। या फिर आप इसको लिख सकते हो डेल इक्वल्स टू I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2, इतना समझ आ गया। ये इक्वेशन हमारी बन गई मान लो फर्स्ट इक्वेशन।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये R1 और R2 जो है, सम जो है R1 और R2 का इस एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने क्वाड्रिलेटरल चूज किया। क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया A N O M और वापिस A, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसको आप भी देख लीजिए अच्छे से एक बार। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप देखोगे एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल ओ, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, और ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि यहां पे आपने नॉर्मल डाला है, ये भी 90 डिग्री का है, तो 90 प्लस 90 180, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 180 इज इक्वल्स टू, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात पता चली, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। इक्वेशन आपने इसको सेकंड लिख लिया। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अब मैंने एक अलग से एक और ट्रायंगल मुझे नजर आ रही है, उसकी भी बात करता हूं मैं। ट्रायंगल है मेरे पास वो ये वाली, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर अब मुझे क्या चीज चाहिए, इन ट्रायंगल NOM, इसमें मुझे साफ पता चल रहे हैं एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया मैंने। इक्वेशन 3 को मैं यहां ले आता हूं, इक्वेशन 3 को मैंने यहां लिख लिया, एंगल R1 प्लस एंगल R2 और प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थर्ड इक्वेशन है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे। ये मजबूरी में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है डेरिवेशंस, क्योंकि बोर्ड क्लासेस के बच्चे भी देख रहे होंगे इसको। अब देखिए, जैसे ही हमने इसको माइनस किया, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल हुआ, ये ओ एंगल भी कैंसिल हुआ। अब मेरे पास जो बचा उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे कि एंगल ए को मैंने ए लिख दिया, और माइनस ऑफ R1 माइनस ऑफ R2 इक्वल्स टू 0, और यहां से एक चीज समझ में आई, वो ये कि एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। ये इक्वेशन नंबर 4 बना दी मैंने। जो मैंने कहा था इक्वेशन 1 में एंगल R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर, वो भी प्रूव हो गया। तो अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाती है उसको लिख रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या बनेगी बेटा, देखो, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ऑफ A हो गया, R1 प्लस R2 की वैल्यू, और यू में राइट इट एज डेल प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया। इसको इक्वेशन 5 मैंने बना लिया। यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो प्रिज्म के अंदर है, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड एमर्जेंट एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये आपको समझ आ गया होगा यहां तक। अब देखो बेटा, इसके बाद की कहानी जो हमें क्या समझना है, प्रिज्म फॉर्मूला जो ड्राइव करना है, यहां पे मुझे स्नेल्स लॉ चाहिएगा, और एक रिलेशन हमें निकालना है कि जैसे जैसे ये आई एंगल में वेरी करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग इस डेल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका एक ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने
छोटा बना करके एक तरफ रख दिया ताकि आपको ये फिगर दिखता रहे। यस, अब देखो जब आपने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया तो यहां पे एक ग्राफ है, उस ग्राफ के बारे में बना रहा हूं मैं, उस ग्राफ को बना रहा हूं। ये ग्राफ बन गया हमारा। यहां पे मैंने आई एंगल लिया है और यहां है डेल। देखो इंसिडेंट एंगल का डेल पे क्या इफेक्ट है। इसका जब ग्राफ बनाओगे, प्रैक्टिकल भी है इसका +2 क्लास के अंदर, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे इंसिडेंट एंगल, अलग अलग एंगल चूज करके, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो निकल के आएगा वो अलग अलग वैल्यू का निकल के आएगा। उसका वेरिएशन कैसा है, ग्राफ बनाते हैं। आप सबने नाइक का ग्राफ देखा होगा, नाइक नाइक कंपनी का आपने साइन देखा है, बिल्कुल वही उसी टाइप का ये ग्राफ बन गया। ऐसा ऐसे टाइप का ग्राफ बन गया ये, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये खास पॉइंट है हमारे लिए, और एक पॉइंट ये। अब देखो इसमें जो डेविएशन है, यहां इस खास कंडीशन में डेविएशन सबसे कम है, मिनिमम डेविएशन। और ये जो पॉइंट आपने चूज किया है, इस पॉइंट के ऊपर एंगल I इक्वल्स टू एंगल E है, इंसिडेंट एंगल एमर्जेंट एंगल के इक्वल है, और ये उसी कंडीशन में सबसे कम डेविएशन शो करता है। यानी जैसे जैसे I एंगल इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, फिर मिनिमम होने के बाद जैसे ही I को और आगे बढ़ाएंगे उसके बाद फिर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है प्रिज्म के अंदर। अब जहां पे I इक्वल्स टू E है, वहां पे R1 इक्वल्स टू R2, ये भी इक्वल है, इसको मैंने R कह दिया। सो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर हम बात करें यहां पे फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए अपने को एक बात समझ में आ गई, वो क्या है कि I इक्वल्स टू तो E है, और एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2 इक्वल्स टू R है, ये भी अपने को समझ आ गया बेटा। अब इनको हम इक्वेशंस में यूज करते हैं, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्या था, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है, और इक्वेशन 5 थी डेल प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E। इन दोनों में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 और R2 दोनों ही R है, तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ R लिख दिया। यहां से मुझे एक बात पता चली कि R एंगल तो एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होगा। मिनिमम डेविएशन के केस में याद रखना, जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन के केस में है उस टाइम पे जो R है, R रिफ्रैक्टेड एंगल, वो प्रिज्म एंगल का हाफ होगा। इसी तरीके से इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, डेल प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E था। I और E दोनों इक्वल है, तो मैं I प्लस I लिख दूंगा, यानी ट्वाइस ऑफ I इंसिडेंट एंगल। और वेल यहां से मुझे एक चीज पता चला कि I एंगल इज इक्वल्स टू डेल, डेल किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन को बोल रहा हूं मैं। तो इसको लिखूंगा मैं डेल M प्लस A अपॉन 2। तो इस बार इंसिडेंट एंगल हमारा ये बना है, I भी पता चल गया, R भी पता चल गया। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और वो क्या है चलो देखते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको याद रहे हमने क्या और किस प्रोसीजर से निकाला है। इसके जस्ट बाद मैंने यहां पे लेके आया हूं मैं इसको, इसके जस्ट बाद मैंने इसको इधर डिराइव किया है। यस, देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पे यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, ये लिख सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, जो कितनी है, डेल M प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ
आर यानी a/2। ये है प्रिज्म फॉर्मूला, ये है प्रिज्म फॉर्मूला। अच्छे से नोट कर लो, प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने। अब अपने को सारा प्रिज्म फॉर्मूला एक बार फिर से समझना है। कैसे कैसे किया था मैंने, शुरुआत कहां से किया था, उस पे आ जाते हैं। ये देखो बेटा, स्टार्टिंग से बात करते हैं। प्रिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए इस ट्रायंगल में मैंने सबसे पहले डेल निकाला। किसकी फॉर्म में, एंगल आर, एंगल 1 और 2 की फॉर्म में। एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल था डेल, और एंगल 1 को मैंने यहां से I इज इक्वल्स टू 1 प्लस R1 और एमरजेंट एंगल को 2 प्लस R2 लिखा। R1 और R2 के वैल्यूज जो है हमें I और E की फॉर्म में मिल गई, जो हमने यहां पुट किया एंगल 1 और 2 की जगह पे। तो मेरे पास में ये डेल का एक फॉर्मूला बन गया, रफ फॉर्मूला। क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से हमने एक इक्वेशन बनाई, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री था। उसके बाद मेरे को पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्योंकि दो एंगल तो इसके अंदर 90 डिग्री के साफ साफ पता है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने डाल रखे थे वहां से। और इसके बाद मैंने एक ट्रायंगल मैंने NOM लेकर के, इसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये यहां पे यूज किया और इनको सब्ट्रैक्ट किया आपस में, तो मुझे यहां से ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू मिली मुझे R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसके बाद मैंने इस इक्वेशन 4 को, यानी A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, डेल प्लस A इज इक्वल्स टू I प्लस E। इसके बाद फर्दर मैंने मिनिमम डेविएशन का केस यूज किया। उसके बाद मिनिमम डेविएशन का केस यूज किया और एक ग्राफ बनाया जो इंसिडेंट एंगल और मिनिमम डेविएशन के बीच के रिलेशन को बताता है अपने को। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में ये देखो, ये ग्राफ बनेगा। इंसिडेंट एंगल जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मिनिमम डेविएशन कम होता जाएगा। मिनिमम डेविएशन के बाद में फिर फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम डेविएशन में इंसिडेंट एंगल और एमरजेंट एंगल इक्वल होंगे। R1 इज इक्वल्स टू R2, ये भी इक्वल होंगे। इक्वेशन 4 और 5 से मैंने R और I की वैल्यू कैलकुलेट की। R की वैल्यू मेरी आई A/2 और I आया डेल M प्लस A डिवाइड बाई 2, और इसको स्नेल्स लॉ यूज करके हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया, जो कि प्रिज्म फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, अब आता है इसके बाद, अगर थिन प्रिज्म हो, फॉर थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म थिन होता, थिन का मतलब जो प्रिज्म एंगल है वो 6 डिग्री 7 डिग्री कुछ ऐसे दे रखा, वो थिन प्रिज्म है। उस केस में देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो। तो यहां पे मैंने सिंपली जो अभी प्रिज्म फॉर्मूला निकाला था, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई यानी डेल एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय 2 हमने लिख दिया। अब जब एंगल बहुत स्मॉल होंगे तो उस केस में म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली डेल प्लस A/2 अपॉन A/2। डेल M मिनिमम डेविएशन का केस जरूरी नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डेल है एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम बोल रहे हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या अपने पास, वो बच गया डेल प्लस A अपॉन A, और इसको मैंने लिख दिया म्यू इंटू A इक्वल्स टू डेल प्लस A, और डेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू A माइनस A। या फिर हम लिख सकते हैं कि भाई डेल का जो फॉर्मूला बना मिनिमम डेविएशन के लिए, डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू A। ये मिनिमम, ये सॉरी थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला आ गया। यहां पे एक चीज नजर आ रही होगी, डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अलग अलग कलर के लिए हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो डेविएशन भी अलग अलग है उनका। अपने को एक बात और पता चली थी कि एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए
एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसके लिए था, वॉयलेट कलर के लिए, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लीस्ट एज कंपेयर टू वॉयलेट। इस फॉर्मूले से ये भी रिलेशन अपने को समझ आ रहा है। ओके, जल्दी से नोट कर लो। अगर ये समझ आ गया तो इनसे जुड़ी हुई एक और चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है एक तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है और डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, देखो एंगुलर डिस्पर्जन को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। लेट्स सपोज भाई हमारे पास में एक प्रिज्म था, एक प्रिज्म बनाया हमने, और हमने नोटिस किया कि इसके अंदर अगर मैंने व्हाइट लाइट पास करता हूं तो ये 7 डिस्टिंक्ट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, 7 डिस्टिंक्ट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। अब अगर ये अनडेविएटेड होती तो कुछ ऐसे जाती, ठीक है। प्रिज्म एंगल ये है ए और ये आपका इंसिडेंट रे। अब देखो इसमें अलग अलग कलर की लाइट अपने को मिल रही है, यहां पे मान लो मैंने रेड कलर लिया है तो ये वायलेट कलर होगा। मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड कलर का, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, वायलेट कलर का, डेल बी। तो बेसिकली एंगुलर डिस्पर्जन से हमारा मतलब है जो एंगुलर डिस्पर्जन है जिसको थीटा से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जिन भी कलर का आपको एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है, हमें करना क्या है, उनके एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस लेना है सिंपली। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, सॉरी वायलेट, सबसे ज्यादा वायलेट का है, माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, ये होता है। अब एंगल है तो डेफिनेटली इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, रेडियन, तो इसको हम रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। बाकी डायमेंशनलेस है। अब डेल वी माइनस डेल आर, और डेल का फॉर्मूला अभी अभी आपने ड्राइव किया था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो आप यहां यूज कर लीजिए, इससे एक फॉर्मूला और क्लियर कट बन के आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वायलेट माइनस 1 इंटू ए और माइनस म्यू ऑफ रेड कलर माइनस 1 इंटू ए, और इस कंप्लीट में से ए कॉमन आ गया, म्यू वी माइनस 1 माइनस ऑफ म्यू आर प्लस 1 और कंप्लीट का ब्रैकेट ए। अब यहां पे -1 और +1 कैंसिल हुआ, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास टर्म आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इनटू ए। इसको बेटा हमने बोल दिया एंगुलर डिस्पर्जन। चाहे इससे निकालो अगर ये टर्म्स पता है तो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो इनसे निकाल लीजिए, एंगुलर डिस्पर्जन। अब नेक्स्ट आता है जिसको मैंने बोला था डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डिस्पर्सिव पावर बेसिकली क्या है, एक तो एंगुलर डिस्पर्जन, जो भी कलर, एक्सट्रीम कलर का एंगुलर डिस्पर्जन जो लोगे आप, उसका हमें रेशियो लेना है किसके साथ, मीन कलर डेविएशन के साथ में। किसके साथ लेना है, मीन कलर डेविएशन के साथ में। मीन कलर में वायलेट कलर हम लेके चलेंगे, सॉरी येलो कलर लेके चलेंगे, ठीक है। सो इसको आप डिफाइन कर सकते हो क्या भाई, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन of two extreme colors to the mean color deviation। ऑलमोस्ट मीन कलर पे अपना येलो आता है, सब मीन मतलब रेड कलर और वायलेट कलर की अगर हम बात करें उनके मीन में कितना आता है, येलो। अब देखिए ओमेगा एक यूनिटलेस है, ये भी याद रखना, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है।
यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहां पे आपने अभी इसकी वैल्यू निकाली थी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल वाई के लिए आप क्या लिखोगे, म्यू इंटू वाई माइनस वन इंटू ए, और ए गेट कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, तो ये आ जाएगा ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो आज हमने जो डिस्कस किया, सारा जो कंसेप्ट आज डिस्कस किया है, उसको वन बाय वन एक बार फिर से बता देता हूं। हमने शुरुआत की थी प्रिज्म फॉर्मूले से। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला, स्कैटरिंग, उसके बाद हमने सीखा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, स्कैटरिंग लाइट की कंडीशंस, उसके बाद हमने सीखा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या, और कॉची का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ये कॉचीज फॉर्मूला, ठीक है। देन उसके बाद हमने सारा जो चीज स्टडी किया आज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो है प्रिज्म फॉर्मूला, कैसे ड्राइव करें, और वो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने टर्म सीखी, थिन प्रिज्म के लिए प्रिज्म फॉर्मूला बनाया, उसके बाद आपने एंगुलर डिस्पर्जन, और फिर लास्ट डिस्पर्सिव पावर। तो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, और उम्मीद करता हूं आप हमारे एग्जाम हट चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है तो आप वेट मत कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर मिल रहे हैं डेली रूटीन में, ठीक है। और साथ साथ पढ़ते रहिए जरूर से जरूर। लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं कि आपने थोड़ा सा लेक्चर देखा और बंद कर दिया। लेक्चर देखने के बाद आप उस पर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी लेक्चर की। जितना हम पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट के बेस पे आपका एक्सपीरियंस कहां से बनेगा, एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज कीजिए। आपका कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, बने रहिए एग्जाम हट यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।